हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ की रचयिता है जया जदवानी जी। आइए सर्वप्रथम उनके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 1 मई 1959 को जन्मी युवा पीढ़ी की सशक्त रचनाकार जया जदवानी हिंदी की अप्रतिम कवि एवं गद्यकार हैं। हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जया जदवानी को छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी के सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी उताता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, ये कविता संग्रह है। फिर मुझे भी होना है बार बार, अंदर के पानी में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कंधे पर हल लिए, कहानी संग्रह है। ये सभी कहानी संग्रह है। कुछ न कुछ छूट जाता है, खारो पानी, ये दोनों उपन्यास हैं। इन सभी का उल्लेखनीय स्थान है। अब इनके बारे में जानने के पश्चात हम इसके पाठ के बारे में जानते हैं। युवा पीढ़ी की सुप्रसिद्ध कवियत्री जया जदवानी जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से आशावादिता का संदेश दिया है। कवियत्री का मानना है कि जीवन के संघर्षों से मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम आज एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यह दौर सबसे कठिन नहीं है। अभी भी हमारी आशाएं पूर्ण मरी नहीं हैं और अभी भी कई घटनाएं इस बात का साक्ष्य देती हैं कि दुनिया में आशा की उम्मीद जीवित है और इसलिए बहुत कुछ शेष है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो अपनापन, प्रेम, मानवीय मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। अभी हम समय के सबसे कठिन दौर से नहीं गुजर रहे हैं, अभी हम समय के कठिन दौर से बाहर हैं। अभी रोशनी देने के लिए अनेक किरणें हैं। हम घुप अंधकार वाले समय में नहीं हैं, जहां उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। अभी भी बहुत कुछ सकारात्मक है जो हमें प्रेरणा देता है। मानवता यानी मानवीय मूल्य, सौहार्द, आत्मीयता अभी भी बची हुई है जो हमें सही राह पर जाने के लिए प्रेरित करती है। हम सबसे कठिन समय से नहीं गुजर रहे, काफ़ी उम्मीदें अभी शेष हैं। ये पाठ का सारांश है। इस सारांश के माध्यम से हमें कविता का ये पता चलता है, कविता के बारे में पता चलता है कि कविता जो है पूर्ण रूप से आशावादी कविता है और लेखिका और कवित्री ये बताना चाहती हैं कि अभी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारा जो समाज है, देश है और परिवार है, ये सभी जो है आत्मीयता, इस सभी में आत्मीयता भरी हुई है। ज़रूरत है हमें उसे समझने की। अब यहाँ पे ये करें कि पहले आपको पूरी कविता का सारांश बता दूं कि इस कविता में कवित्री ने कहा है कि मानव को इन परिस्थितियों से भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने उतना कठिन समय नहीं है। इन सबको सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। जैसे कि अभी भी एक चिड़िया अपने बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है और इसके लिए चोंच में वो घास का तिनका लिए हुए उड़ती है
और एकत्र करती है एक स्थान पे जाके जहाँ पे वो घोंसला बना सके और जहाँ पे जिसमें वो अंडे दे सके। वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। पेड़ से गिरने वाले पत्तों को थामने के लिए अभी भी कोई हाथ है जो उसे हाथ बढ़ाकर थाम रहा है। यानी किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी कोई न कोई तैयार है। यानी उसके अंदर जो मदद की भावना है अभी भी मरी नहीं है, अभी भी है। फिर कवित्री कहती हैं कि रेलगाड़ियाँ यात्रियों को अपने मंजिल तक पहुंचाती हैं और लोग भी हैं कि जो स्टेशन पे उनकी आगवानी करने के लिए खड़े रहते हैं। रेलगाड़ी जो है अपने गंतव्य तक जाने को तैयार है। वहाँ पहुँचते ही कोई न कोई किसी के इंतज़ार में बैठा है। उसका प्रियजन आ रहा है और शाम ढलने के समय कोई न कोई घर पे भी इंतज़ार करता होता है और इंतज़ार में बेचैन हो उठता है। यानी हमारे प्रति जिनके मन में प्रेम है उन प्रेमी जनों के प्रेम को यह बात दर्शाता है। इस कविता में कवित्री ने ममता और वात्सल्य की ओर भी संकेत किया है। यानी सूरज छिपने के पहले लोग घर के अंदर उनकी माता, बच्चों की माता हो या किसी भी पति की पत्नी हो, वे इंतज़ार करती हैं और उन्हें घर के अंदर देखना चाहती हैं। और अभी भी बूढ़ी जो दादी हैं, नानी हैं, वे बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाती रहती हैं। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं, लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ है, इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो ये कहा जा सकता है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। ऐसे में किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आशा अभी मौजूद है। ये है कविता का सारांश। अब कविता हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को हाथ है, बैठा है हाथ एक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री ये बता रही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो समय चल रहा है ये बहुत कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बता रही है कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये अपनी बात को पुष्ट करती हैं। कहती हैं कि अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। यानी चिड़िया के मन में अभी भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है और इसीलिए वो तिनका दबा करके उड़ने को तैयार है। यानी वो जाएगी, अपना एक जगह इकट्ठा करेगी, घोंसला बनाएगी और फिर चिड़िया जो है उसी में अंडे देगी। और यानी कि उसको अपने बच्चों के प्रति प्रेम की उसके मन में भावना है और वह उड़ने को तैयार है। मैंने तिनका मुंह में दबा करके वो उड़ने को तैयार है। यानी अपने घोंसले, अपना जो मैंने ममतामयी माता का जो रूप है उस रूप को यहाँ पे कवित्री ने दर्शाया है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कह रहे हैं कि अभी भी एक जो है कोई न कोई ऐसा है जो झरती हुई पत्ती, यानी जो पेड़ों से पत्ते झरते हैं, उन झरते हुए पत्तों को थामने के लिए अभी भी कोई न कोई हाथ तैयार है। यानी मुसीबत के समय अगर कोई मान लीजिए गिरता है तो उसको उठाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए अभी भी कोई न कोई हाथ आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे प्रतीक के माध्यम से कहा गया कि जैसे पत्ते झरते हैं और पत्ते को पकड़ने के लिए कोई न कोई तैयार है, तो ये प्रतीक है उन लोगों का जो मुसीबत के मारे हैं, मुसीबत के समय जो है जिनको सहारे की आवश्यकता है, उनका प्रतीक उनको मतलब उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। कवित्री कहती है कि जीवन अपनी रफ्तार में चल रहा है
और इसमें फिर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न के माध्यम से कविता की पुनरावृत्ति करेंगे, तत्पश्चात अगला अंश पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि चिड़िया की चोंच में क्या दबा है, वह इसका क्या करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने कविता में भी पढ़ा, चिड़िया की चोंच में क्या दबा है, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, और वह इसके इन तिनकों से वो घोंसला बनाएगी, जिसमें वह अंडे देगी और उस अंडों से चूजे निकलेंगे, उसके बच्चे होंगे। मतलब वात्सल्य या प्रेम की भावना अभी भी उसमें वर्तमान है। तो यदि जानवर में या पशु पक्षी में ऐसी भावना है तो इंसान में भी है। तो इसीलिए बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कवित्री कह रही है। यह समय कठिन नहीं है, बताने के लिए उन्होंने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। तो आपने जो अंश पढ़ा उसमें एक तो उन्होंने चिड़िया का दिया है कि चिड़िया तिनका मुंह में दबाए हुए उड़ने को तैयार है, और दूसरा जो है झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ है। और इसके अलावा जो है ये कहा है कि अभी अगले अंश में और कहेगा कि मतलब बताइए कि रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है, किंतु यहाँ पे केवल एक झरते हुए हाथ का जिक्र किया गया है और चिड़िया के द्वारा तिनका उठाकर मुंह में दबाकर चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी का जिक्र किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है। क्योंकि वह चाहती है कि वह घोंसला बनाए जिसमें वो अंडे दे और उसमें उनके अंडों से उसके बच्चे हो, फिर अंडा फूटे तो उसके बच्चे निकले। मतलब वात्सल्य की भावना को दर्शाया गया है। अगला है कि झड़ती हुई पत्तियों को बैठा है हाथ एक से क्या तात्पर्य है। झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए बैठा है हाथ एक से तात्पर्य क्या है, ये पूछा है। तो इन पंक्तियों से तात्पर्य यह है कि पेड़ के से टूटकर गिरती हुई जो पत्तियां हैं उनको गिरने के पूर्व ही कोई थामने के लिए सहारा दे देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले यदि डगमगा जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो कोई न कोई हमारा हौसला बढ़ाता है और हमको समझाता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो प्रयास करता है, प्रेरित करता है। अब हम लोग अगला अंश पढ़ते हैं। अगला अंश है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज ढलने का वक्त हो गया है। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि एक और उदाहरण कवित्री दे रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। जब लोग अपने घर कहीं बाहर जाते हैं अपने घर से, तो जब वापस घर में जाते हैं, घर जाने के पहले कोई न कोई उनके घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज ढलने को है। और अपना जो है कोई व्यक्ति सभी के घर में होते हैं जो अपनत्व की भावना को दर्शाते हुए उनसे उनके सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि सूरज ढलने को है, यानी कि अंधेरा होने को है, तो तुम जो है शीघ्र घर चले आओ। यानी सुबह जो जाता है शाम को उसकी चिंता में उसके घर वाले बैठे रहते हैं कि वह कैसे शीघ्र घर चला आए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही सदियों से। कह रहे हैं कि जो ये परंपरा है दादी नानी के द्वारा कहानी सुनाने की, वो परंपरा अभी भी चलती आ रही है और अभी भी उस कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है। और घर में सभी के घर में बूढ़ी नानी दादी हैं जो सदियों से, सदियों यानी वर्षों, कई वर्षों से, कई सदियों से, कई शताब्दियों से ये परंपरा चली आ रही है कि घर में नानी दादी, जो बूढ़ी नानी दादी हैं, वे बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं और साथ में उनको ज्ञान देती हैं। ठीक है।
अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। कह रही हैं कि अभी भी जो है एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस आती है, यानी कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी अंतरिक्ष होता है शून्य को कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ना कोई घर पे अभी भी ऐसा है कि दादी नानी जो है कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों को अंतरिक्ष की, है ना, जहाँ से परियों की कहानी सुनाई जाती है, अंतरिक्ष की कहानियाँ जो सुनाई जाती है, और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। कहती है कि उनके बच्चे जो है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको वहाँ की खबर वे बताती हैं। और नहीं, ये कह रही हैं कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अब इससे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जैसे स्टेशन पे भीड़ क्यों है, स्टेशन पे भीड़ क्यों जमा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कविता के अनुसार कि स्टेशन पे भीड़ इसलिए जमा है कि अभी कोई अपने प्रियजनों को मिलने और प्रियजनों को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया है, पहुंचाने के लिए या मिलने के लिए स्टेशन पर आया है। कौन किससे क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर है कि घर में कभी एक तरह से दादी नानी जो है अपने बच्चों से कहाँ को परिलोक की कहानी सुना रही हैं। हाँ, और अगला प्रश्न है कि किसी की प्रतीक्षा कौन कर रहा है, किसी की प्रतीक्षा कौन कर रहा है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि किसी की प्रतीक्षा उसके अपने स्वजन कर रहे हैं, जो उनके अपने जन हैं, मतलब अपने जो परिवार के जन हैं जिनका आपस में लगाव है, प्रेम है, वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उनकी चाहत होती है कि सूरज ढलने के पहले ये परिवार के जो सदस्य हैं वे वापस आ जाएं, घर पे आ जाएं। बूढ़ी नानी की कहानी का कौन सा हिस्सा रहता है और वह वक्तव्य क्या संदेश देता है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि बूढ़ी नानी दादी की सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को कहानी सुनाती आ रही है। जो बूढ़ी नानी दादी हैं, ये एक परंपरा है कि सदियों से वह जो है बच्चों को कहानी सुनाती आ रही हैं। किसी कार्य की शुरुआत को देर अभी नहीं हुई है। इसमें ये कह रही हैं कि तुम अपना कार्य अभी शुरू कर दो। अभी तो बूढ़ी दादी नानी द्वारा बच्चों को शाम के समय कहानी सुनाने का वक्त है। बूढ़ी दादी नानी के द्वारा रात में जो सोने के पहले कहानी सुनाती हैं उसी की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है। अगला है कि अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि अंतरिक्ष के पार से आने वाली जो बस है उसके संबंध में कवित्री ये कहना चाहती हैं कि अंतरिक्ष के पार से बस आने वाली है, जो नई खोजों के लिए गई हैं, और वह उन लोगों के समाचार अंतरिक्ष से लेकर आएंगी जिन्होंने हर परेशानियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। ठीक है, अब इसके बाद पाठ से कुछ प्रश्न हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले कुछ पाठेतर प्रश्न हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिनमें विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है, कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है, सबसे कठिन है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, थोड़ा कठिन है, और इनमें से कोई नहीं, ये सारे विकल्प हैं। इसमें कवित्री के अनुसार और कविता के आधार पर ये विकल्प है सही कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता के रचयिता कौन है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जया जदवानी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
पाठ के प्रारंभ में ही आपको कवि परिचय दिया गया था। उसके अनुसार यदि आप देखें तो इस पाठ की रचयिता कौन है? जया जदवानी जी। ठीक है। तिनका कहाँ है? ये प्रश्न है। तिनका कहाँ है? पानी में है कि ज़मीन में है कि चिड़िया की चोंच में है कि पेड़ पर है? तो कविता के आधार पर यदि हम देखें तो तिनका जो है चिड़िया की चोंच में है। अगला प्रश्न है, सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? इसमें जो है बूढ़ी नानी और दादी दोनों का जिक्र किया गया है कि बूढ़ी नानी और दादी सदियों से बच्चों को कहानियाँ सुनाती आ रही हैं। रेलवे स्टेशन पर क्या है? ये प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का पहले विकल्प बता दूं कि इसका विकल्प है रेलगाड़ियों का तांता है, और दूसरा है यात्रियों की भीड़ है, तीसरा है ढेर सारा सामान है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि स्टेशन पर रेल यात्रियों की भीड़ अभी भी इकट्ठा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अभी भी इकट्ठा है। अब अगला प्रश्न है कि कहानी में कौन सा हिस्सा बाकी रहता है? कहानी में कौन सा हिस्सा बाकी रहता है? तो इस प्रश्न का जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें है कि बीच का भाग, संदेश का भाग, या शिक्षाप्रद भाग, या अगला है ऑप्शन नई जानकारियाँ प्राप्त करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कविता के अनुसार इसका उत्तर होगा संदेश का भाग, यानी शिक्षाप्रद हिस्सा, शिक्षाप्रद कहानी का हिस्सा जो कि अभी शेष बचा हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? इसमें जो है 4 विकल्प हैं। घूमने, और दूसरा विकल्प है कुछ नए कार्य करने, तीसरा विकल्प है नई जानकारियाँ प्राप्त करने, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संदेश का भाग, यानी शिक्षाप्रद हिस्सा। संदेश का भाग यानी कि शिक्षाप्रद हिस्सा। अब अगला है कि अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? अंतरिक्ष के पार क्यों गए थे? घूमने, कुछ नए कार्य करने, और तीसरा है नई जानकारियाँ प्राप्त करने, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है कि नई जानकारियाँ प्राप्त करने, जो है यही सही इसका विकल्प है। ठीक है। अब अगला है कि अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे? सही जानकारियाँ प्राप्त करने, ये हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यह सबसे कठिन नहीं, यह सब बताने के लिए निम्नलिखित, या आप ऐसे लिखिए, कुछ ये तर्क दिए गए हैं। जैसे पहला है चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। दूसरा है चिड़िया की उड़ान में कोई बाधा नहीं है। तीसरा है स्टेशन पर असंख्य रेलगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और उन रेलगाड़ियों, उसके अलावा रेलगाड़ियों का आवागमन जारी है, और उसके साथ ही लोगों के शुभचिंतक, सहारा देने वाले उनके साथ खड़े हैं, जो उनको गिरने पे मदद करने के लिए, गिरना यहाँ पे मतलब मुसीबत का प्रतीक है कि जब मुश्किल में है कोई, उनको सहायता की ज़रूरत है, तो उनके जो निकट के भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदार जो भी हैं वो उनको थामने के लिए खड़े हैं। और उसके बाद अगला है इसमें बिंदु
कि स्टेशन पे रेलगाड़ियाँ जाने के लिए तैयार हैं, यानी उनका कहीं ना कहीं गंतव्य है। और दूसरा है कि जो लोग आए हैं उनको लेने के लिए और जो जाएंगे उनको छोड़ने के लिए कुछ लोग जो है तैयार हैं। ये भी उनकी आत्मीयता दर्शाती है। जो स्टेशन पे हम लोग अपने लोगों को लेने जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं अपने जो मित्र पारिवारिक जन होते हैं उनको जो है छोड़ने जाते हैं, तो ये उनकी जो उनका सौहार्द है, उनका प्रेम है, उसकी ओर संकेत करता है। ठीक है। सामने को बैठा है एक हाथ में किस ओर संकेत किया गया है। सामने को बैठा है एक हाथ में किस ओर संकेत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है, इसके माध्यम से कवि जो है वो गिरते हुए लोगों को सहारा देने की बात कर रही हैं, यानी कि जो लोग विपत्ति में हैं, मुश्किल में हैं, या जिनका कोई नहीं है, उनको ढांढस बंधवाने के लिए कोई ना कोई अभी भी है, इसकी बात कर रही हैं। अगला है, चिड़िया पेड़ में घोंसला क्यों बनाती है। इसका उत्तर होगा, चिड़िया पेड़ में घोंसला इसलिए बनाती है ताकि वह उसमें अंडे दे सके और उसमें उसके बच्चे पले बढ़े और उसका अपना परिवार, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य उसी से संबंधित है उसका घोंसला बनाना। ठीक है। तो चिड़िया पेड़ पे घोंसला इसलिए बनाती है क्योंकि उसी में वह अंडे देगी और वो अंडे बड़े होंगे और उसके चूजे निकलेंगे, उसके बच्चे बड़े होके निकलेंगे उसी अंडे में से। अगला है कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है, ये प्रश्न है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ये कविता हमें ये संदेश देती है कि हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमको निडर होके अपने मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी कोई कठिन समय है। और ये मतलब इतना उदाहरण दे करके उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि अभी इतना कठिन समय नहीं है। अगला है कि यह कविता यह कविता हमें क्या संदेश देती है। ये संदेश ये देती है कविता कि हमें कर्मठ होकर कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस कविता ने संदेश दिया है। कवित्री ये मानती हैं कि अब हमारा सभी का लक्ष्य निर्धारित है और उस लक्ष्य पर जाने की बात सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि वे अपने वे आगे बढ़ेंगे नहीं तो उनके अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। फिर बूढ़ी नानी सदियों से कहानियाँ क्यों सुनाया करती थी। बूढ़ी नानी सदियों से कहानियाँ क्यों सुनाया करती थी। इस प्रश्न का उत्तर है कि बूढ़ी नानी द्वारा सदियों से कहानियाँ सुनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि बच्चे जो है वह स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त कर सके। और दूसरा है कि वे शरारत को भूलकर ध्यान मग्न होकर सुने। इसका उद्देश्य, यही दो उद्देश्य मुख्य कि एक तो है कि बच्चे ध्यान पूर्वक कहानियाँ सुने जिससे उनके अंदर एकाग्रता का विकास हो, और दूसरी बात ये है कि बच्चों का एक मनोरंजन हो और वो भी स्वस्थ मनोरंजन, तो जिससे कि वो अपने जीवन में उन्नति कर सके। इससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। और ये कहानियाँ अधिकतर जो है वे शिक्षाप्रद होती हैं। ठीक है। तो शिक्षाप्रद कहानियाँ जो हैं हमें जीवन के मूल्यों को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। अब आप ये बताइए कि गंतव्य शब्द कैसा शब्द है। गंतव्य तत्सम है कि तद्भव है, देशज है कि विदेशी है, ये बताइए। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। गंतव्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है जिसमें गम धातु है और तब्यत। ठीक है।
यह जो है ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना गंतव्य। गंतव्य माने जहाँ हमें जाना है, यानी कि हमारा लक्ष्य, और ये तत्सम शब्द है। फिर दूसरा है इसमें कि दुनिया के तमाम बच्चों को इसमें तमाम शब्द क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? इसमें तमाम बच्चे, तमाम एक तो उर्दू शब्द है और ये जो है विशेषण है। ठीक है। फिर उस कथा का आखिरी हिस्सा में रेखांकित क्या है? ये आखिरी हिस्सा कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्से में जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। ठीक है। बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी होती है? शिक्षाप्रद होती है। अब आज यही समाप्त करते हैं, फिर अगला अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।